आज हम शुरू करेंगे बैंकिंग की पहली कक्षा। चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग। बैंक वह माध्यम है जिसके द्वारा धन का प्रवाह अधिक से कमी की ओर होता है। जैसे देखिए क्या होता है, जमा है। जमा एक व्यक्ति, जो कल बता रहे थे, एक व्यक्ति के पास जमा पैसा होगा, वो क्या करेगा, बैंक में जमा करेगा, क्योंकि इसके पास अधिक ज़्यादा पैसा हो गया। तो बैंक के पास पैसा आ जाएगा, बैंक अधिक हो जाएगा, बैंक के पास पैसा का अधिक हो जाएगा, तो बैंक क्या करेगी, उसको उधार देगी, उस ग्राहक को देगी जिसके पास पैसा की कमी है। इसलिए कहा गया है कि बैंक वह माध्यम है जिसके द्वारा धन का जो है ना प्रवाह अधिक से कमी की ओर होता है। ठीक। अब पढ़ते हैं बैंक के कार्य। बैंक के कार्य में आते हैं, पहला प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य। प्राथमिक और गौण कार्य होते हैं। प्राथमिक कार्य में क्या होता है, बैंक का जो प्रथम कार्य क्या होता है, जमा लेना और उधार देना। प्रथम कार्य यही होता है, जमा लेना और उधार देना। जमा जो लेता है, इस पे बैंक ब्याज भुगतान करती है, मतलब बैंक जो है इसके बदले ब्याज देती है। किसको देती है, व्यक्ति को। जो व्यक्ति पैसा जमा करता है, जो व्यक्ति धन को जमा करता है, उसको ब्याज दिया जाता है बैंक के द्वारा। वहीं दूसरा कार्य जो है, बैंक उधार देती है। तो बैंक उधार किसको देती है, एक व्यक्ति या एक कंपनी को या व्यक्ति को। ये व्यक्ति और ये कंपनी मिल के, ये दोनों का ब्याज का प्राप्ति जो होता है बैंक को होता है। ये हो गया प्राथमिक कार्य। अब उसी में आता है गौण कार्य, जो हम लोग को वाजिब में दिखता है बैंक के बारे में। बैंक के बारे में क्या दिखता जाता है कि बैंक जमा लेती है और बैंक उधार देती है, ये हम लोग को दिखता है। और गौण कार्य में क्या होता है, डेबिट कार्ड जारी करना, चेक ड्राफ्ट जारी करना, लॉकर की सुविधा बहुत सारे बैंक होते हैं जिसमें क्या लॉकर में अपना सोना सब भी रखा जाता है। न्यायिक की भुगतान, गोल्ड लोन दिया जाता है, सरकारी प्रतिभूति को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तृतीय पक्ष उत्पादन का विक्रय, बीमा, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि इत्यादि जिनके गौण कार्य हैं। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण बढ़ते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ है सरकार संसद में कानून पारित कर निजी क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व व नियंत्रण अपने हाथों में लेता। निजी क्षेत्र जैसे कोई कंपनी, जैसे भी HDFC है, यह भी निजी है। अगर सरकार चाहे इसको राष्ट्रीयकरण कर देगी, तो ये सरकार के नियंत्रण में आ जाएगी। सरकार के नियंत्रण में नहीं है। सरकार के कुछ रूल नियम, जो RBI के रूल नियम है, उसका पालन ये करती जरूर है, लेकिन सरकार के अंदर में नहीं है। ये बैंक जो है सरकार के अंदर में। वहीं दूसरी तरफ SBI जो है, SBI जो है संपूर्ण तरीके से सरकार के नेतृत्व में है। ठीक। तो राष्ट्रीयकरण जब किसी बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है, वो सरकार के नेतृत्व में आ जाता है। और जैसे HDFC बैंक है, RBI का सारा रूल को मानना होता है इसको, और ये सेम, दोनों रूल मानने में दोनों सेम होते हैं, लेकिन सरकार का नियंत्रण जो है इस पे कम होता है, HDFC पे, जैसे इस प्राइवेट बैंक है। तो अब देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या होता है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि हर जगह ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण जगह के हर एक जगह पे, मतलब कि हर एक कोना में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देंगे, मतलब हर एक जगह बैंक हो। अगर बैंक जैसे HDFC बैंक सब जैसे हुआ, ये सब क्या करेगी, ये अपना ब्रांच वहाँ खोलेगी जहाँ इसको मुनाफा ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे SBI बैंक है, SBI बैंक जो क्या किया अभी, जैसे ग्राहक सेवा जो चल रही है, गांव के छोटे छोटे गांव में भी ग्राहक सेवा खोला गया है। तो यही हो गया वित्तीय समावेशन। अगर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो कर सकती है, लेकिन इस पर नियंत्रण सरकार का नहीं है। तो HDFC को ग्रामीण में खोलना नहीं खोलना इसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन SBI को ग्रामीण क्षेत्र में खोलना होता है, क्योंकि सरकार के अंदर है और सरकार चाहती है कि वित्तीय समावेशन बढ़े। ठीक। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की शाखा को स्थापित करना, जो भी बता दी। गैर संस्थागत स्रोतों पर किसानों की निर्धारण को कम करना, मतलब किसान जो है ना, जो दूसरे जगह से उधार लेते रहती है, तो अगर वो उसके गांव में मिल जाएगा ग्राहक सेवा, तो वहाँ सुधार ले लेगी, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो वो इसीलिए कहा गया कि गैर संस्थागत स्रोतों से किसान का निर्भरता को कम करना, किसानों को आसानी से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। इस जैसे ग्राहक सेवा को आसानी से मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे।
बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आज़ादी के भारत में अधिकांश निजी क्षेत्र, आज़ादी में जो थे, आज़ादी से पहले जो भारत में अधिकांश जो है निजी क्षेत्र के बैंक थे, जो शहरों में ही स्थापित होते थे तथा ग्रामीण क्षेत्र में उनकी उपस्थिति नगण्य होती थी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों का अभाव था। कृषि क्षेत्र में दो प्रकार की वित्त होती थी, संस्थागत और गैर संस्थागत। संस्थागत स्रोत में बैंक एनबीएफसी शामिल होते थे। संस्थागत में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शामिल होते थे, जबकि गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार महाजन जो होते थे, गांव में साहूकार महाजन इत्यादि शामिल होते थे। ग्रामीण क्षेत्र में गैर संस्थागत स्रोत पर किसानों की निर्भरता अधिक थी। कारण इसका क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों का अभाव, वही जो राष्ट्रीयकरण तो हुआ नहीं था, तो ज़्यादातर निजी बैंक शहरी क्षेत्र में खोलते थे, क्योंकि वहाँ पे बैंक का जो बैंक में उसको लाभ ज़्यादा होता था। वहाँ पे खोलने से बैंक को ज़्यादा लाभ होता था। बैंक द्वारा लोन लेने देने में जटिल कानूनी प्रक्रिया का पालन करना, इससे भी दिक्कत होता था। बैंक बिना गारंटी या गिरवी के उधार नहीं देता था। इसके बावजूद गैर संस्थागत स्रोत किसानों के लिए लाभकारी नहीं होता था। क्यों नहीं होता था लाभकारी? क्योंकि इसमें जो है ना, इनकी जबरन वसूली होती थी। अत्यधिक ब्याज दर होता था, क्योंकि जो साहूकार है ज़्यादा ब्याज लगाते थे। किसी भी नियामक संस्था से विनियमन वस्तु नहीं होता था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी तक याद रखिएगा, अभी तक 2011 में ही जनगणना हुई, अभी तक हुई नहीं है, के अनुसार लगभग 2/3 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा में शहरों में अत्यधिक बैंक स्थापित हैं। देश में वर्ष 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है, जहां किसानों को अधिक गुणवत्ता वाले बीजों, उर्वरक और सिंचाई के साधनों की आवश्यकता थी। अतः सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फैसला लिया। इसके बाद ही, क्योंकि कोई भी निजी कंपनी जो थी बाहर में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में बैंक शाखा नहीं खोलती थी, इससे सरकार को दिक्कत हो रहा था, क्योंकि किसान को दिक्कत हो रहा था। और हमारा देश क्या है? किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया कैसी होती है? वर्ष एक मिनट वर्ष 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है न्यूनतम 50 करोड़, मतलब एनडीटीएल बता चुके हैं, फिर से इस बार नहीं बताएंगे। एनडीटीएल के आधार पर 14 निजी क्षेत्रों के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है न्यूनतम 200 करोड़ रुपया, पहली बार जो था चौथी पंचवर्षीय योजना में 50 करोड़ रुपए के तौर पे 14 बैंकों का निजीकरण किया गया। 14 बैंकों का निजीकरण किया गया और 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना में जो है 200 करोड़ के आधार पर जो है 200 करोड़ एनडीटीएल के आधार पर 6 बड़े बैंकों का निजीकरण किया गया। ठीक, 1994 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया और 19 नवंबर 2013 को जो है भारतीय महिला बैंक की स्थापना और उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। उसी समय, मतलब 2013 में ही ये बैंक, भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई और उसी साल उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्ष 2017 में सरकार ने बैंकों के विलय का फैसला लिया, जिस क्रम में वर्ष 2017 में भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में किया गया। वर्ष 2019-20 में अन्य राष्ट्रीय बैंकों का विलय किया गया, जैसे विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक में किया गया। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया और आंध्रा बैंक का जो विलय है, यहाँ है आंध्रा बैंक, उसका यूनियन बैंक कॉरपोरेशन आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। उपयुक्त विलय के परिणाम स्वरूप वर्तमान में देश में 11 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं तथा 12 सार्वजनिक बैंक हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है, राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है, लेकिन है राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया है। तो इसलिए कहा जाता है, परिणाम स्वरूप जो है ना,
11 राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है क्योंकि पहले से ही सरकारी बैंक ही था। इसलिए 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था क्योंकि इससे पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे होते हैं जिस पर 51% या उससे अधिक स्वामित्व सरकार का होता है। 51% या उससे अधिक स्वामित्व जो होता है सरकार का होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 11 राष्ट्रीयकृत बैंक और प्लस एसबीआई बैंक। इस प्रकार एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में शामिल है, किंतु इसे राष्ट्रीयकृत बैंक के सूची में शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार सभी राष्ट्रीयकृत बैंक अनिवार्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, जबकि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण किया ही नहीं गया है। अब पढ़ते हैं बैंक का वर्गीकरण। बैंकों का वर्गीकरण आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत जो है अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक के गैर अनुसूचित में बांटा गया था। शेड्यूल बैंक और बिना शेड्यूल का। अरे यार क्या हो गया। तो शेड्यूल में क्या होता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित गैर वाणिज्यिक बैंक। अनुसूचित में क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसबी, निजी क्षेत्र का बैंक और विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण आरआरबी बैंक। विभेदित बैंक विभेदित बैंक में क्या होता है, भुगतान बैंक, लघु वित्तीय बैंक और नियो बैंक, डीबीयू डिजिटल बैंक यूनिट। और अनुसूचित गैर वाणिज्यिक बैंक में क्या आता है, सहकारी बैंक। सहकारी बैंक को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण और शहरी। पहले ग्रामीण पढ़ते हैं। ग्रामीण आधार पर जैसे 2 काल में मतलब 2 भाग में बांटा गया, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। त्रिस्तरीय अल्पकालिक में त्रिस्तरीय होते हैं, राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक डीसीसीबी और प्राथमिक कृषि सहकारी समिति बैंक पीएससीबी। और वही दीर्घकालिक में क्या होता है, राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक और प्राथमिक शहरी कृषि ग्रामीण विकास बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक, अब इसके बाद शहरी जो बैंक है ये देखते हैं। ये जो सहकारी बैंक में 2 भाग में है, ग्रामीण और शहरी। शहरी में क्या होता है, शहरी में यह राज्य शहरी सहकारी बैंक और बहु शहरी सहकारी बैंक। राज्य शहरी सहकारी में भी अनुसूचित बैंक आता है और गैर अनुसूचित बैंक आता है, और बहु शहरी में भी अनुसूचित बैंक आता है और गैर अनुसूचित बैंक आता है। इधर फिर यहाँ बचा गैर अनुसूचित बैंक, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, डिवाइड होगा तो। या तो एक काम करेंगे, हाँ तो इसका बना नहीं पाए पीडीएफ, इसका टोटल का एक छोटा सा पीडीएफ बना के कल अपलोड करेंगे। कल इसके बारे में फुल डेफिनेशन के साथ, डेफिनेशन तो अभी दे देंगे, डिवाइड करके अच्छे से इसको दिखाया जाएगा कल। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एससीबी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वे बैंक जिनकी न्यूनतम पूंजी जो है 5 लाख रुपये हो, जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हो और जो केवल लाभ के उद्देश्य से कार्य करता हो, यह हो जाता है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पीएसबी, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक वे बैंक जिस पर सरकार का स्वामित्व कम से कम 51% हो और उसे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई है, दूसरा है पीएनबी और तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। एसबीआई की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 में। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 1955 में हुई एसबीआई के 5 सहयोगी बैंक थे, जिसका विलय एसबीआई में वर्ष 2017 में किया गया। सहयोगी बैंक क्या सब कौन कौन से थे, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये 5 को मिला के एसबीआई बनाया गया। इसमें विलय कर दिया गया एसबीआई में, जो सहायक बैंक था पहले। 2017 में 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में किया गया। 2017 में 2 बैंक का,
पहले तो 2 बैंक मतलब 5 सहयोगी बैंक जो था वो तो था ही। इसके बाद भारतीय महिला बैंक को अभी विलय किया गया 2017 में ही। भारतीय महिला बैंक की स्थापना जो है 19 नवंबर 2013, साथ ही राष्ट्रीयकरण भी हो गया था उसी टाइम। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में था और चेयरमैन जो था उस समय पहली बार उसी समय मतलब 2013 के बाद तो फिर एसबीआई में विलय हो गया ना, तो 2013 में उषा अनंतम। मतलब इस सवाल पूछ सकता है कि जब भारतीय महिला बैंक जो खुला था उस समय वहाँ उसकी चेयरमैन कौन थी, तो उषा अनंतम। न्यूनतम पूंजी इसकी थी 1000 करोड़ पूंजी एसबीआई से। कार्य, इसमें खाता पुरुष और महिला दोनों खोल सकते थे। यहाँ कर्मचारी पुरुष महिला दोनों होते थे। अब सोचिए इसको महिला महिला बैंक क्यों कहा गया। यह इस सवाल पूछ देगा कि महिला बैंक में पुरुष और महिला के दोनों का खाता खुलता है, आपको गलत लगेगा कि यार गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि महिला बैंक तो सिर्फ महिला खोलेगी। याद रखिए ऐसा नहीं है। यह उधार जो है पुरुष और महिला दोनों को देती, किंतु प्राथमिक महिला को दी जाती थी, बस यही इसमें खासियत था महिला के लिए। और साथ में पुरुष के मुकाबले महिला को कम ब्याज दर में दिया जाता था, बस इतना ही था। प्राइवेट सेक्टर बैंक 2 प्रकार के होते थे, राष्ट्रीयकृत और गैर राष्ट्रीयकृत। राष्ट्रीयकृत 11 और गैर राष्ट्रीयकृत एसबीआई है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संख्या जो है 12 है। गैर राष्ट्रीयकृत तो मतलब इसका राष्ट्रीयकरण पहले जब खुला था सरकारी बैंक ही था, इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, इसलिए राष्ट्रीयकृत बैंक इसको नहीं माना जाता है। दूसरा है निजी निजी क्षेत्र का बैंक। वे बैंक जिसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व जो 51% या उससे अधिक हो, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ईटीसी। देश का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक ही जो है ना अंडमान और निकोबार द्वीप में एक अपना खाता खोला है, शाखा खोला, सॉरी खाता नहीं, शाखा खोला है। दूसरा है इसके बाद सबसे बड़ा है एचडीएफसी बैंक, और सबसे बड़ा निजी बैंक जो है आईसीआईसी बैंक है। निजी क्षेत्र के बैंक 2 प्रकार के होते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, पुराने निजी क्षेत्र के बैंक और नए निजी क्षेत्र के बैंक। आज़ादी के बाद देश में स्थापित सभी बैंक निजी क्षेत्र के बैंक थे। 1969 में 14 बैंकों का विलय 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अतः बचे हुए बैंक को पुराने निजी क्षेत्र का बैंक कहा जाता है। 1991 में देश में एलजीपी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सुधार को लागू किया गया तथा सरकार द्वारा 1993 में से नए निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस दिया गया। इस प्रकार 1993 के बाद स्थापित निजी क्षेत्र के बैंक को नए निजी क्षेत्र के बैंक कहा जाता है, जैसे आईसीआईसी बैंक। और आईसीआईसी बैंक की स्थापना 1955 में हुआ, जबकि इसे आईसीआईसी बैंक का लाइसेंस इसको 1994 में मिला। इसकी स्थापना उसके कब हुई थी, 1955 में ही हो गई थी आईसीआईसी बैंक की, लेकिन इसको लाइसेंस मिला 1994 में। इसके बाद नए निजी क्षेत्र के बैंक कौन कौन से और है कोटक महिंद्रा, कोटक, फिर महिंद्रा बैंक, यस बैंक, ईटीसी। वर्ष 2015 में आरबीआई द्वारा जो है 2 एनबीएफसी बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया गया, जो निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में स्थापित है। बंधन बैंक जो है एनबीएफसी है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये भी एनबीएफसी है। ये पढ़ेंगे कि बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। यूनिवर्सल बैंक वे बैंक होते हैं जिनकी न्यूनतम पूंजी जो है 500 करोड़ रुपये होती है, जिसकी जिसकी 25% शाखा जो है ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हो, जो बैंक के सभी कार्य संचालित करते हैं, जैसे जैसे जमा, उधार, म्यूचुअल फंड, बीमा, क्रेडिट कार्ड, ईटीसी। यहाँ पे क्या लिखा, 2015 में आरबीआई द्वारा 2 एनबीएफसी बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिला। मतलब इससे पहले जो था ना, इससे पहले मतलब 2015 से पहले ये दोनों बैंक 2015 से पहले जो था ना, क्या था, एनबीएफसी बैंक था। और फिर विश्व बैंक, सॉरी 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 विदेशी बैंक वे बैंक विदेशी बैंक कहे जाते हैं जिसका मुख्यालय उनके घरेलू देश में होता है तथा उनकी शाखाएं जो अन्य देशों में होती है उसे विदेशी बैंक कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक, एचएसबी बैंक, आरबीएस बैंक। ये सारे बैंक है, उसके बारे में अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, ये सब विदेशी बैंक है। भारत में विदेशी बैंक का जो विनियमन आरबीआई करता है विदेशी बैंक का, ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं, इसका मतलब है कि ये सिर्फ लाभ कमाता है, लाभ कमाना इसका उद्देश्य है, ठीक ना। अरे यार, इसका उद्देश्य लाभ कमाना है।
ये अन्य बैंकों की तरह सीआरआर और एसएलआर का पालन करते हैं। ये भी करते हैं सीआरआर और एसएलआर, तथा प्राथमिक क्षेत्र उधारी में भी ऋण देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र तो उधारी में भी ये ऋण देते हैं। भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जिनकी 20 से कम शाखाएं भारत में हैं और दूसरी जिनकी 20 से अधिक शाखाएं भारत में हैं, जैसे सिटी बैंक। सिटी बैंक जो है उसकी 20 से अधिक शाखाएं भारत में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, रीजनल रूरल रीजनल रूरल बैंक। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुआ। कार्य क्या है? इसका कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से उधार देता है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड उधार, केसीसी कार्ड जो बनता है। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में आता है। स्वामित्व इसका क्या है? इसका स्वामित्व केंद्र की 50% और राज्य की 15%, और प्रायोज्य बैंक मतलब 35%। मतलब कि क्या हो गया, कोई बैंक है, मान लिया जाए जैसे कि बताते हैं आरबीसी बैंक है, ठीक, मान लीजिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक ना। तो मान लीजिए आरबीसी बैंक मेरा हुआ, तो मान लीजिए कि 100 रुपया का टोटल हुआ, ठीक। तो 100 रुपया में केंद्र सरकार, अरे यार क्या हो रहा है, 100 रुपया में क्या करेगी केंद्र सरकार, 50 रुपया देगी और 15 रुपया राज्य सरकार देगी हम इस बैंक को खोलने में। लेकिन इसके बाद 35 रुपया जो है खुद आरबीसी कंपनी जिसका है, जो बैंक खोलना चाह रही है, वो देगी। तो वही होता है प्रायोज्य बैंक, ठीक। इसका प्रायोज्य कोई भी वाणिज्यिक बैंक हो सकता है। सबसे अधिक आरआरबी यूपी में है। सिक्किम और गोवा राज्य में आरआरबी स्थापित नहीं है। सिक्किम और गोवा में नहीं है, नहीं किया गया है। वर्तमान में देश में 43 आरआरबी हैं। तो अभी तक मात्र 43 आरआरबी बैंक हैं, मतलब रीजनल रूरल बैंक। खुसरो समिति के सिफारिश पर आरआरबी का विलय जो है किया गया। विभेदित बैंक वे बैंक जिनकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य से की जाती है, उसे विभेदित बैंक कहा जाता है। वर्ष 2014 में देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई द्वारा नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया, जिन्होंने भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। कौन कौन सा? भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। इन्हें विभेदित बैंक कहा जाता है, क्योंकि ये जो है यूनिवर्सल बैंक से अलग है। यूनिवर्सल बैंक से ये अलग है। किस प्रकार अलग है? विभेदित बैंक दो प्रकार के होते हैं, भुगतान बैंक और लघु वित्तीय बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। भुगतान बैंक क्या होता है? भुगतान बैंक की स्थापना जो नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर की गई। भुगतान बैंक की स्थापना के लिए न्यूनतम 100 करोड़ रुपये पूंजी की आवश्यकता होती है। 100 करोड़ पूंजी की आवश्यकता होती है। भुगतान बैंक केवल जमा स्वीकार करता है, यह उधार नहीं देता। भुगतान बैंक केवल जमा स्वीकार करता है, उधार नहीं देता है। उधार नहीं मतलब क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता है, मतलब उधार नहीं देगा। आप जमा स्वीकार कीजिए फिर निकालिए, यही होता है। भुगतान बैंक केवल डेबिट कार्ड जारी कर सकता है या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं, क्योंकि उधार नहीं दे सकता। क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट एक प्रकार का उधार हुआ ना। भुगतान बैंक का उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, प्रवासी मजदूरों को धन प्रेषण में मदद करता है। भुगतान बैंक के प्रवर्तक की योग्यता क्या होती है? कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो भारतीय हो, मतलब कौन कौन इसको खोल सकता है भुगतान बैंक को? जो भारतीय हो, कोई भी व्यक्ति, जिससे कोई व्यक्ति यहाँ लिखा है, ध्यान रखिए, व्यक्ति भी है, वैसा नहीं कि कोई कंपनी ही। आप भी चाहें तो खोल सकते हैं, आप भी चाहें तो बैंक खोल सकते हैं, ठीक। जिसे कम से कम कोई भी व्यक्ति जिसे कम से कम 10 वर्ष का बैंकिंग अनुभव हो, मतलब आपको 10 वर्ष का बैंकिंग का अनुभव है तब खोल सकते हैं। दूरसंचार कंपनी सुपर बाजार श्रृंखला की स्वामित्व इसके लाइसेंस के योग्य माने जाते हैं। भुगतान बैंक के की हिस्सेदारी कम से कम 40% हो। मतलब इसमें होता क्या है, जैसे बैंक खोलना होता है, जैसे 100 रुपया है, इसमें कम से कम 40 रुपया आपको देना पड़ेगा। बाद बाकी जो 60 रुपया है उसको शेयर के थ्रू, मतलब और अन्य आदमी से शेयर ले लेके आप खोल सकते हैं।
ठीक, इसका ये मतलब हुआ 40% मतलब आपको होना चाहिए, तथा अगले 5 वर्ष तक वह इसे कम नहीं कर सकता है। मतलब अगर अगले 5 वर्ष तक कम नहीं करने मतलब 100 है, कभी भी 100 अगर है तो 10,000 जैसे हो गया, तो 10,000 का 40% निकालना होगा। उतना रुपया प्रॉपर आपका लगा होना चाहिए इसमें। कितना हो गया? 400 रुपया। 1,000 में 400 आपको देना होगा। भुगतान बैंक केवल जमा स्वीकार करता है, ठीक, अरे यह किसी भी खाता धारक से अधिकतम 2 लाख रुपया स्वीकार कर सकता है। 2 लाख रुपया स्वीकार कर सकता है। यह पूर्व यह अधिकतम 1 लाख रुपया कर सकता था, अब 2 लाख बढ़ा दिया गया है। भुगतान बैंक जो है एनआरआई मतलब जो बाहर के विदेशी हैं, जो कि भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत से बाहर रहते हैं, एनआरआई को स्वीकार नहीं कर सकता है। भुगतान बैंक अन्य बैंकों की तरह सीआरआर और एसएलआर का भी पालन करता है। भुगतान बैंक जमा धारक उनके जमा पर ब्याज भी देता है। भुगतान बैंक अपने जमा का कम से कम 15%, यहाँ 15 लिखा हुआ है, नीचे कर सॉरी 75%, 75% भाग जो है सरकारी प्रतिभूति में करता है, जहाँ से उसे ब्याज की प्राप्ति होती है, तथा शेष 25% वह बैंकों में मांग और सावधि जमा के रूप में रखता है। भुगतान बैंक बीमा, म्यूचुअल फंड जैसी उत्पादन का विक्रय करता है और बदले में कमीशन प्राप्त करता है। भारत में पहला भुगतान बैंक जो है जनवरी 2017 में एयरटेल पेमेंट बैंक के रूप में स्थापित किया गया, जबकि वर्ष 2018 में भारत डाक भुगतान बैंक की स्थापना हुई। 2000 कब में हुई? 2018 में भारतीय डाक भुगतान, उससे पहले भारतीय डाक भुगतान में सिर्फ वो एफडी से जमा होता था, अब जाके बैंक भी हो गया, इसमें पैसा निकालते भी डालते भी। ठीक है, जिसका 100% जो सरकार के पास स्वामित्व है। भुगतान बैंक के जमा को डीआईसीजीसी के अंतर्गत बीमा दिया जाता है, अधिकतम 5 लाख। लघु वित्तीय बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, लघु वित्तीय बैंक की स्थापना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। जितने भी बैंक हो जाते हैं तो उसका उद्देश्य यही होता है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। लघु वित्तीय बैंक की स्थापना के लिए न्यूनतम 200 करोड़ पूंजी की आवश्यकता होती है। पूर्व में यह था 100 करोड़ था, लेकिन अब 200 करोड़ हो गया। लघु वित्तीय बैंक जमा और उधार दोनों कार्य करते हैं। यह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं, मतलब ये उधार भी देते हैं, इसका मतलब ये होगा। लघु वित्त बैंक के प्रवर्तक की योग्यता क्या होती है? मतलब इसको बनाने की योग्यता क्या होगी? भारत में स्थित छोटे एनबीएफसी बैंक इसको खोल सकते हैं, लघु वित्तीय बैंक। प्रवर्तक की हिस्सेदारी कम से कम 40% होनी चाहिए। अगले 12 वर्ष तक उसे कम से कम 26% करना होता है। एसएफबी का मुख्य उद्देश्य, मतलब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है, ये इसका मतलब का मुख्य काम जो है उधार देना होता है। इसे नीसा बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यह उन क्षेत्रों में आसानी से उधार देता है जहां बैंक उधार नहीं दे पाता है, जैसे सीमांत और लघु किसान को उधार देना, लघु व्यवसाय को उधार देना। इस प्रकार यह अधिक उधार देने का ही कार्य करता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमी को प्रोत्साहित करने का कार्य यह नहीं करता है। लघु वित्त बैंक जो है प्राथमिक क्षेत्र उधारी में कम से कम 75% उधार देता है। यह अपने कुल उधार का 50% उधार अधिकतम 50% या अधिकतम 25 लाख रुपया देता है। यह अपने कुल उधार का, मतलब जितना भी उधार है उसका 50% या अधिकतम 25 लाख ही उधार देता है। भारत में पहला लघु वित्त बैंक जो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय जो है जालंधर में है। अन्य लघु वित्त बैंक एयू लघु वित्त बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब लघु बैंक है। और प्राथमिक क्षेत्र उधारी पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। आरबीआई यह दिशा निर्देश देता है कि देश में संचालित सभी बैंक, मतलब केवल भुगतान बैंक को छोड़कर
को प्राथमिक क्षेत्र में उधार देना आवश्यक है। प्राथमिक क्षेत्र से अभिप्राय है अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को ऋण देने से है जिन्हें विशेष व्यवस्था किए बिना समय पर व पर्याप्त मात्रा में बैंक से उधार उपलब्ध नहीं हो पाता है। आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार सभी बैंक को अपने कुल उधारी का कम से कम 40% ANBC मतलब एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट कार्ड प्राथमिक क्षेत्र में उधार देना होता है। मतलब 40% जो है ना, आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार जो है सभी बैंकों को अपने कुल उधारी का कम से कम 40% प्राथमिक क्षेत्र में उधार देना आवश्यक होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्तीय बैंक के लिए यह न्यूनतम उधारी 75% है। प्राथमिक क्षेत्र उधारी में निम्न क्षेत्र शामिल हैं: कृषि में 18% सीमांत और MSME, आवास ऋण, शिक्षा पर ऋण, निर्यात ऋण, सामाजिक अवसंरचना पर ऋण, दुर्बल नवीकरणीय स्टार्टअप में और अन्य में ऋण दे सकती है 18%